Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video we are going to discuss short answer type questions, that is 3 marks question of your chapter number 1, that is population, distribution, density, growth and composition of बुक 2 क्लास 12th ज्योग्राफी। हम ये बुक 2 को कवर करेंगे। बुक 2 का नाम है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया को फोकस करेगी, राइट, पार्ट बी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द डेकेड्स ऑफ 1951 to 1981 are referred to as the period of population explosion in India. Explain the statement by giving any 3 reasons. So basically इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो बेसिकली 10 ईयर्स का जो पीरियड था, जिसको हम डेकेड बोलते हैं, फ्रॉम 1951 से लेकर 1981 तक, उसको रेफर किया जाता है एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इंडिया में इस पीरियड को हम क्यों रेफर करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ये पीरियड है, हम क्यों उसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ रीजंस देने हैं। स्टेट एनी 3 रीजंस। ठीक है, तो आंसर्स में देखते हैं क्या क्या रीजंस दिए हैं। फर्स्ट, देयर वाज अ डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, अब मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ। ठीक है, तो जो कंट्री थी हमारी उस टाइम, जो लोगों की डेथ हो रही थी, मोर्टेलिटी रेट था वो डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो क्या हुई, इंप्रूव हुई। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मोर्टेलिटी रेट था वो डिक्रीज हुआ। सेकेंड रीजन, फर्टिलिटी रेट रिमेन्ड हाई, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रोज टू 2.2% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बट जो फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, वो हाई ही रहा। जो हमारा पॉपुलेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि जो राइज हो रही थी, ठीक है, डे बाय डे जो हम बोल सकते हैं कि बर्थ हो रहे थे, ठीक है, तो वो कंट्रोल में नहीं थे, इट वाज हाई ओनली। सो बर्थ रेट वर हाई एंड जो आपका एनुअल ग्रोथ रेट था, जो उसका डेटा है, वो 2.2 क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। पॉइंट नंबर 3, द पॉपुलेशन रोज ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन क्यों राइज हुई? क्योंकि जो ग्रोथ रेट था वो हाई हुआ। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट, there was an increase in international migrations into India from Tibet, Bangladesh, Nepal and Pakistan. ठीक है, अब क्या हुआ, बेसिकली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी, तो वहां से भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया। ठीक है, वो लोग वहां से आए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई। लाइक कंट्रीज तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहां से लोग आए। ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमी रोज एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी इंक्रीज हुई। ठीक है, और क्यों हुई? क्योंकि डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज थी वो टेक प्लेस कर रही थी। डे बाय डे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, अर्बनाइजेशन की ओर मूव कर रहे थे। सो दैट्स वाई जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी फ्लरिश हुई, डेवलप हुई। ठीक है, सो देयरफॉर यही रीजन था जो हम बोल सकते हैं कि जो 1951 से लेकर 1981 का जो पीरियड था उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, सो यहां पर आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब भी पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? सो बेसिकली इट इज द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, स्पेशली द ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन that has occurred in the last 100 years basically. ठीक है, सो ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि एक रैपिड इंक्रीज आता है, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर हमें बताना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, सो पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अर्बन पॉपुलेशन का फर्स्ट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ अर्बन पीपल, वेयर एज अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें, सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, सो आपको पता है कि जो अर्बन सिटीज, अर्बन एरियाज होते हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ये हम बोल सकते हैं कि डोमिनेटिंग वर्क है, मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की। ठीक है, अर्बन पीपल की। Whereas if we talk about rural population, so वहां पर एग्रीकल्चर, ठीक है, वहां एग्रीगेरियन सेटअप होता है। ठीक है,
रूरल एरियाज में, सो वहां पर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होती है रूरल पीपल की, ठीक है। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहां पर ये है। सेकेंड, द अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोवाइडेड विद मॉडर्न फैसिलिटीज वेयर एज द रूरल पॉपुलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें, जो हम रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती है, लाइक हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, या फिर कोई भी और भी अगर आप देखो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। वी कैन नॉट से कि वो बिल्कुल ही नहीं है, बट इजी एक्सेस नहीं है उन चीजों का। और कुछ ऐसे बैकवर्ड कंट्री साइड एरियाज है जहां पर अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि वहां पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल नहीं है। सो वहां पर हम बोल सकते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज होती है लाइफ की, वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है। वेयर एज अगर आप अर्बन पॉपुलेशन को देखो तो जो लोग हैं अर्बन सिटीज में रहते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो वो मॉडर्न फैसिलिटीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो द थर्ड डिफरेंशिएशन इज the density of population is high in urban areas whereas the density of population is low in rural areas। अब यहां पर आपको पहले तो population density का मतलब पता होना चाहिए। What is population density? It means that number of person living in per unit area, ठीक है। अगर आप अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात करें, सो इंडिया में 382 पर्सन लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट ओवर द लास्ट 50 years, the population density has recorded an increase of about 260 persons per square kilometer, right, as ranging from 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बोलूं, सो इसका मतलब होता है कि कितने लोग, ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस लिविंग इन पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अर्बन एरियाज की बात करो तो वहां पर जो पर मतलब स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखो, ठीक है, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है, वहां पर हम देखते हैं ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। बट अगर आप रूरल एरियाज की बात करो, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो लो होती है, वहां पर कम लोग हैं, ठीक है, वहां पर इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं है, स्पार्स पॉपुलेशन, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हम इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नेम द 4 लैंग्वेज फैमिलीज टू विच इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया है जो यहां पे ड्रॉ किया है। इस टेबल को आपको बेसिकली अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इसका डेटा याद रखना है। कभी भी आपको बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, यूं भी 3 मार्कर्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज फिगर्स, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। सो बेसिकली the languages spoken by the people of India have been divided into the following 4 language families, ठीक है। कौन कौन सी है देखते हैं। So the first is Austric, निषादा, जिनकी परसेंटेज है 1.38। Then it is Dravidian, द्रविड़ा, जिनकी है 20%। Then it is Sino-Tibetan, किराता, जिनकी है 0.85%। And then the last is Indo-European, that are Aryans, जिनकी है 73%, ठीक है। एंड इंडो यूरोपियन, दैट इज आर्यंस, ठीक है, दे आर द मैक्सिमम इन नंबर 73%। सो देयरफॉर मैक्सिमम लैंग्वेजेस इसी फैमिली से ओरिजिनेट हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन स्टेट्स इन गंगा एंड सतलज प्लेन्स, एक्सप्लेन। तो यहां पर हमें बताना है कि जो डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है गंगा और सतलज के प्लेन्स में, ठीक है, तो हमें इसके रीजंस देने हैं, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आंसर्स में है दिया हुआ, dense population is found in states in Ganga and Satluj plains because क्या क्या reasons है। The first point, West Bengal 1029 persons per square kilometer and Bihar 1102 persons per square kilometer are the 2 states with dense population in northern plains. Uttar Pradesh 20 crores population is the state with highest population of India with density of 829 persons per square kilometer. Punjab has a moderate density of 551 persons per square kilometer. Population density of Haryana is also moderate with
573 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको दिखेगा डेटा ही डेटा, ठीक है। आपको यहाँ पर इस डेटा को याद करना है, क्योंकि जो गंगा और सतलुज प्लेन्स है वो बेसिकली इन स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ का जो डेटा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इट विल मेक योर आंसर मोर एंड मोर, आई कैन से कंटेंट वाइज बहुत एनरिच हो जाता है, एंड आपको मार्क्स मिलने की और ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब और ज्यादा एश्योरेंस हो जाती है, ठीक है। सो हियर योर मार्क्स आर वेरी वेरी श्योर कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप डेटा को लिखते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, this can be attributed to physical and socio-economic factors like flat fertile plains with plenty of settled agriculture, a well-developed transport network, availability of water from perennial rivers, developed agro-based and other manufacturing industries, and urbanization. Metropolitan cities like Delhi, Kolkata and Amritsar draw large number of rural urban migrants for industry and better standard of living. So basically अब यहाँ पर आपको occupational structure बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो जो रीजंस है बेसिकली वो है आपके फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स है, ठीक है, विथ प्लेंटी ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है इन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम पेरिनियल रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स होती है जो कि 12 मंथ्स उसमें पानी फ्लो करता है, वो सूखती नहीं है, जैसे कि समर सीजन में सूखगी, वो सीजनल नहीं फ्लो करती है, वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, ठीक है। जैसे कि गंगा सतलज अपने में एक बड़े एग्जाम्पल है, ठीक है। सो डेवलप्ड एग्रो बेस्ड एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपकी जो डेवलप्ड एग्रो बेस्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है। जो लोग हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज, फ्रॉम स्मॉल टाउन्स लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो लोग दिल्ली में आ रहे हैं, कोलकाता को आ रहे हैं, अमृतसर में आप देखते हैं कि आप वहां पर लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स को देखते हैं, ठीक है। एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हम बोल सकते हैं कि जो डेंस पॉपुलेशन है गंगा एंड सतलुज प्लेन में, ठीक है। इसीलिए है इन फैक्टर्स जो ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली डेंस पॉपुलेशन के लिए, ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एन अर्ली history of human settlement and a good transport network are responsible for a dense population even though some natural resources in the region have shown signs of degradation. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अर्ली हिस्ट्री को भी देखो, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है, ना गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वो भी हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है डेंस पॉपुलेशन के लिए, बिकॉज दीज रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड इन पास्ट डिकेड्स, बट ये हमें अगर हम देखें तो फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम से हम देखते हैं कि दे आर वेरी वेरी आई कैन से फर्टाइल लैंड्स, ठीक है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन हम यहाँ पर जो है वो भी बहुत ही अच्छे से वेल मैनेजेबल है, ठीक है, वेल स्प्रेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इट्स अ वेरी डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। बट अगर हम देखें इवन जो नेचुरल रिसोर्सेज है इन रीजन में, ठीक है, वो डिग्रेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में माइग्रेट कर रहे हैं, एंड जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है, एक बर्डन पड़ता है, बट रादर देन तब भी जो पॉपुलेशन है वो डेंस है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, the distribution of population is highly uneven in India. Give 3 examples. तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की इंडिया में इट इज अनइवन। जैसे कि अगर आप देखते हो कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कुछ स्टेट्स में बहुत कम है, कुछ में मॉडरेट है, कुछ में बिल्कुल ही कम है, कुछ में बहुत ही ज्यादा हाई है। सो अनइवन है, इट्स नॉट आई कैन से स्टैटिक, ठीक है, या स्टैग्नेंट, एक जैसी, नॉट सेम, इट इज अनइवन। सो क्या क्या रीजंस है बेसिकली हमें बताने हैं एग्जांपल्स के साथ। तो फर्स्ट इज प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन देन माउंटेन्स, डेजर्ट एंड फॉरेस्टेड लैंड्स। इट्स ऑब्वियस दैट आप देखते हो कि जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर क्या होती है, वहां पर कम पॉपुलेशन होती है, डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन होती है, फॉरेस्टेड लैंड्स में कम पॉपुलेशन होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज इट्स नॉट अवेलेबल, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग,
फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सुटेबल नहीं होता है। दैट्स वाई डेजर्ट्स, माउंटेन एंड फॉरेस्टेड लैंड्स में आप देखेंगे वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत कम होगी। रादर प्लेन्स में, ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल है, राइट। वहां पर आपको हर चीज एक्सेसिबल हो जाती है इजीली, राइट, दैट्स वाई। पॉइंट नंबर 2, लार्ज स्टेट्स हैव ग्रेटर पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर लोगों को लगता है कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, रादर देन इन रूरल एरियाज एम्प्लॉयमेंट कम होता है, स्मॉल टाउन्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है, राइट। इसलिए जो लार्ज स्टेट्स है वहां पर ग्रेटर पॉपुलेशन है, राइट। पॉइंट नंबर 3, रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स हैव डेंस पॉपुलेशन। अब रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स में क्यों होती है डेंस पॉपुलेशन? क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो रिवर बेसिन्स के जो पास आप देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, एंड मैनी अदर प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज कैन बी प्रैक्टिस, जिससे आप कैपिटल, ठीक है, और आप रिसोर्स एक्यूमुलेशन और बहुत सारा ऐसा हम बोल सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपको इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर रिवर बेसिन के पास हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो डेंस होगी। सिमिलर विद द कोस्टल प्लेन्स, वहां पर आप देखोगे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, आप वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग होता है, फिशिंग एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स वहां पर होती है। तो वो एम्प्लॉयमेंट का एक साधन है, इट्स अ सोर्स, ठीक है। तो दैट्स वाई वहां पर डेंस पॉपुलेशन होगी, राइट। सो ये रीजंस है जो आपको स्टेट करने हैं, एग्जाम्पल स्टेट करने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द एरियाज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे रीजंस बताने हैं, एरियाज बताने हैं जहां पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, लो है, ठीक है। तो आंसर में लिखा है एरियाज विद डेंसिटी ऑफ बिलो 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है, जहां पर बहुत कम घर हो, जो जहां बहुत कम पॉपुलेशन हो, ठीक है। अब जहां पर आप देखेंगे 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से भी लो होंगे, ठीक है, 200 से भी कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है, तो वो एरिया कहलाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अब यहां पर कौन कौन से एरियाज होते हैं ये? फर्स्ट, द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, ठीक है, यहां पर पॉपुलेशन कम होती है। देन हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम। अब आप मुझे बताएंगे कि असम को यहां पर एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ओके, वन रीजन इज क्योंकि वहां पर एजुकेशनल हब है, जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी, तो वहां पर लोग ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। और रीजन आप मुझे स्टेट करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो असम के अलावा जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां भी आप देखते हैं कि जो एरिया है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लोग बहुत दूर दूर, बहुत कम पॉपुलेशन है। थर्ड, हॉट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट नॉन irrigated areas of Rajasthan and run of Kutch and cold desert of Ladakh। वहां भी आप देखते हैं कि जो नॉन इरिगेटेड एरियाज है राजस्थान के, जो बंजर जमीनें हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, आप देखते हैं कितना बड़ा डेजर्ट है वो, ठीक है, एंड कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती है, वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ भी आप देखते हैं कि जो फैसिलिटीज है, जो लोग है वो क्या है, ठीक है, बहुत कम रहते हैं वहां पर, जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, राइट। सो दिस इज द एरियाज जो जहां पर आप लिख सकते हैं लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, राइट। ओके, फर्स्ट इज हिली एंड डिसेक्टेड टोपोग्राफी, ठीक है। आप देखते हैं कि हिली रीजन्स होते हैं, ठीक है, डिसेक्टेड टोपोग्राफी होती है। आप देखते हैं कि रास्ते होते हैं जो हिली रीजन्स में, वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कट्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने सारे आप रास्तों में देखोगे मोड़ आएंगे, ठीक है। सो दे आर नॉट लाइक स्ट्रेट हाईवेज की तरह नहीं होते हैं वहां पर। आप अगर देखेंगे, अगर आपने हाईवे में सपोज लाइक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, सो इट कैन बी कवर्ड इन इजीली, लाइक आई कैन से डिपेंड करता है हाईवे टू हाईवे, बट लाइक टेकिंग 15 to 30 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे, ठीक है, और या फिर कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप बात करें हिली रीजन की, तो वही 20 किलोमीटर आपको कम से कम 1 आवर लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोड, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, कितने उसमें कट्स है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं कि वहां पर ऐसे जगह में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। रादर आप टूरिस्ट आएंगे कुछ दिनों के लिए, बट अगर आपको परमानेंटली रहना, सो इट्स वेरी टफ, वहां पर कभी भी लैंडस्लाइड आ सकता है, आपको जान का खतरा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, शैलो एंड पुअर सॉइल्स।
अब जो भी स्टेट्स ऐसी है, जो भी एरियाज ऐसे हैं जहां पर शैलो और पुअर सॉइल्स है, जो सॉइल्स फर्टाइल नहीं है, ठीक है, बैरन लैंड है, तो वहां भी आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, क्योंकि वहां पर जो आपका प्रॉफिट है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप वहां से अपना जो वेल्थ है एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर आप देखते हैं कि बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती है, लो रेनफॉल होती है, बहुत ही गर्म क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो वहां भी आप देखेंगे कि जो लोग होंगे वो बहुत कम होंगे, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग, उनको वहां पर जो वाटर एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। देन फॉरेस्टेड लैंड, आप देखते हैं कि फॉरेस्टेड लैंड में क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो रिजर्व्ड एरियाज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो वहां भी जो लोग होंगे वहां पर नहीं रहेंगे। डेजर्ट एरियाज में भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर आपको बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो, ऐसे एरियाज जहां पर वाटर ऑफ अवेलेबिलिटी लो है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो। अब जो रीजन्स जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब वाटर ही नहीं है तो लोग क्यों रहेंगे, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे एरिया जो हमने डिस्कस किए अभी, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है या तो है ही नहीं या बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, ठीक है, बिकॉज इन रीजन्स में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग वहां करते हैं पसंद जहां पर ऑब्वियसली बात है जहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट टू एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी अफेक्टेड बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पर दो एरियाज बताने हैं, ठीक है, जहां पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ने इफेक्ट किया है। सो फर्स्ट है हाईली अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? आप मुझे इसका रीजन कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एरियाज यूजिंग मॉडर्न हाई यील्डिंग क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। आप देखते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, यू हैव टू टेल मी इन विच ईयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन था, वो जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो बहुत हाई होगी, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब क्रॉप प्रोडक्शन हाई होगी तो उससे जो प्रॉफिट एक्यूमुलेशन है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, राइट। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि उन एरियाज में क्या होगी, पॉपुलेशन वो हाई होगी, ठीक है। तो यहां पर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब का एग्जांपल लिख सकते हैं, यहां पर डेंस पॉपुलेशन इसी वजह से है। क्वेश्चन नंबर 9, द बर्थ रेट इज कंपैरेटिवली लो इन सदर्न स्टेट्स, व्हाई। हमें यहां पर बताना है कि जो बर्थ रेट है सदर्न स्टेट्स में, ठीक है, साउथ इंडिया में, वो क्यों कम है, क्यों लो है। सो रीजंस है, okay, the north states have high growth rate of population, but southern states have low growth rate not exceeding 20% over the decade due to the low birth rate. Reasons है high literacy rate, more urban population, more developed economy in southern states. आप देखते हैं कि वहां पर लोग लिटरेट है ज्यादा, ठीक है, उनको पता है कि what can be the consequences of high birth rate, क्या उसके डीमेरिट हो सकते हैं, क्या उसके बैड इफेक्ट हो सकते हैं, तो दे आर अवेयर, उनको अवेयरनेस है, ठीक है। वहां पर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम देख सकते हैं कि अवेयरनेस भी ज्यादा होती है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमी है वो मोर डेवलप्ड है। आप देखते हैं कि जो वहां के लोग हैं उनको पता है कि व्हाट दे हैव टू डू एंड उनका जो फ्यूचर है उनको कैसे सिक्योर करना है, सो दे आर मोर एंड मोर एडवांस इन द फ्यूचर प्लानिंग ऑल्सो, ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर द रीजंस फॉर द low birth rate in southern states. So question number 10 is identify the challenges of the adolescent population before the society, ठीक है। So basically इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो adolescent population होती है जिसको हम बोलते हैं youthful population, youth population, ठीक है। So basically there are many challenges basically, ठीक है, देखा जाए अगर जो youth है अगर उसको properly guide ना किया जाए so there can be many bad consequences, ठीक है। So there are many challenges for society as far as adolescents are concerned. तो क्या क्या challenges होते हैं, ठीक है, वो इस आंसर में दिए गए हैं। So basically ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, I have not to repeat them, ठीक है, just you can have a look over them, ठीक है। Question number 11, enlist a few measures to overcome challenges of the adolescent population. So this answer is again linked with the previous one, ठीक है। So आप यहाँ पर इस आंसर में लिखेंगे some measures to overcome the problems of adolescent population, ठीक है, जो basically problems है adolescent population की, ठीक है, उनको basically overcome करने के लिए कुछ measures लिए गए थे, ठीक है, वो क्या क्या थे।
सो बेसिकली ये आंसर आपको पैराग्राफ में दिया, बट आपको इसको पॉइंटर्स में लिखना है. सो आई वांट दैट जस्ट यू मेक द आंसर इन पॉइंटर्स फॉर्म एंड शो मी. ठीक है, आप इसको या तो कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे आप इसको सेंड कर सकते हैं. राइट. सो द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 looks into the overall development of our large youth population aged between 15 to 29 years. ठीक है. सो बेसिकली जो नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई थी 2014 में, उसका काम है दैट टू इट लुक्स इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लार्ज यूथ पॉपुलेशन. ठीक है, जो कि 15 से लेकर 29 के एज ग्रुप में आते हैं. ठीक है. इट स्ट्रेसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ. ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ के ऊपर फोकस करता है. एंड एडोलेसेंट एम्पावरिंग देम टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, इनेबलिंग देम टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो बेसिकली उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो कंट्री की, उसके रिगार्ड में क्या करता है, काउंसिल करता है एंड मोटिवेट करता है एंड एक तरह से अवेयर करता है. ठीक है. सो इट कम्स अंडर द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ 2014. ठीक है. नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 focuses on skill development and links the centers with demand centers. ठीक है, जो आपकी पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में बनाई गई थी, ये फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर. अब आपको पता ही है कि आज की डेट में स्किल कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल है, सो दैट स्किल कैन बी टर्न इनटू योर, आई कैन से इट कैन टर्न योर फ्यूचर अ सिक्योर्ड फ्यूचर. ठीक है, आप उससे वंडर्स कर सकते हैं. ठीक है, एक डिग्री है वो इतना नहीं कमाल करेगी. ठीक है, जो आपका एक स्किल कर सकता है. ठीक है, सो देयरफॉर दिस पॉलिसी 2015, ठीक है, इसने डिमांड सेंटर्स बनाए. ठीक है, ऐसे वहां जहां पर बेसिकली स्किल को फर्निश किया जाए, उसको और अच्छे से क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए एंड आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर आ सके. राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. The distribution of population is highly uneven in India. Give 3 examples. ठीक है. So basically this question was repeated. ठीक है, ये आपको मैंने already करवा दिया है. ठीक है. So I want that go through this question once again. ठीक है, ये question important है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. And one more thing, ये सारे question आपके past 10 ईयर पेपर से लिए गए हैं, जो कि बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनको गो थ्रू करो इनको. ठीक है, एंड रिवाइज करो. मोर क्वेश्चंस आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, वहां भी आप देख सकते हैं. ऑल्सो यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहां भी आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे. PDF अवेलेबल होगा. ठीक है. सो एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. सो फॉर द टाइम, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. Do not forget to subscribe Passion Studies and also share my all the lectures with your friends. ठीक है. So thank you so much and keep learning, keep revising.